नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। और हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सूरत ज़्यादा अच्छी ना हो और उम्र 30 पार कर जाए तो रिश्ते घर का दरवाज़ा भूल जाते हैं। कभी भूले भटके कोई रिश्ता आ भी जाता है तो ऐसा होता है कि आप उसे कबूल नहीं कर पाते, बहुत कमतर। आजकल कविता इसी मुश्किल से गुजर रही थी। नाक नक्शा तो अच्छा था मगर रंग सांवला था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गजब की कशिश थी। पर पता नहीं लड़के वालों की पहली मांग गोरा रंग ही क्यों होती है। नाक नक्शा कैसा भी हो पर रंग गोरा हो तो लड़की पसंद कर ली जाती है, भले लड़का काला हो। कविता से छोटी बहन कुसुम, जिसका रंग गोरा था, कि 3 साल पहले शादी हो गई थी, आज एक बच्चे की माँ थी। कविता 32 साल की हो रही थी पर कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। ना कोई ढंग का रिश्ता आ रहा था, ना कहीं बात चल रही थी। कभी कभी कम पढ़े लिखे वे कम पैसे वालों की बहनें देखने आ जाती, या कभी 40-45 साल के आदमी जिनके औलाद ना हुई हो या बीवी की मृत्यु हो चुकी हो के बच्चे संभालने को रिश्ता आ जाता। कविता के मम्मी पापा सुलझे हुए थे। वे इस विचार के थे कि पढ़ी लिखी बेटी को गलत रिश्ते में झोंकने से अच्छा है वह कुंवारी रहे। समय ऐसा भी आया कि कविता के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का 35-36 साल का था, दुबई में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। रिश्ता कविता के पापा के दोस्त लाए थे, हर तरह की तसल्ली दी, रिश्ता सभी को पसंद आया। तभी कविता के पापा के एक दूसरे दोस्त का फ़ोन आया और वो अपने भतीजे से कविता की शादी कराने की बात करने लगे। उस लड़के की एक छोटी बेटी थी, पत्नी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। या तो रिश्ते आ नहीं रहे थे या एक साथ 2-2 रिश्ते आ गए। कविता उस लड़के जिसका नाम गगन था 1-2 बार पहले भी मिल चुकी थी और उसकी शादी में भी गई थी। सभी को यही ठीक लगा कि कविता को दुबई न भेजकर यहीं रखा जाए, लेकिन जब गगन से पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अनुषा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उसकी जगह दूसरी लड़की लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, ना मैं उसकी जगह किसी को देना चाहता हूँ। उसके घर वाले उस वक्त तो चुप हो गए, लेकिन बाद में छोटी बच्ची की परवरिश की दुहाई देकर उसे मना लिया। गगन ने मजबूरी के आगे सर झुका दिया। कविता अब गगन की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। पहली ही रात गगन ने उसे उसकी हैसियत समझा दी। देखो कविता, ये शादी मैंने सिर्फ अपनी बच्ची पूर्वी की वजह से की है, उसी के लिए तुम्हें लाया हूँ। अनुषा को भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है, उसकी चाहत किसी से बांटना भी नहीं चाहता। मुझसे तुम उम्मीदें मत लगा लेना। और हाँ, यह बात याद रखना, पूर्वी में मेरी जान बसती है, उसकी कोई तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त न होगी। इससे अगर तुमने कोई ज़्यादती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरमान भरी रात गगन की हिदायतों में गुजर गई। कविता ने आंसू भरी आंखों से उस इंसान को देखा जो उसका हमसफ़र था। शायद वह यह जानता भी न था कि कविता के दिल में गगन की मोहब्बत की कोपल नवजवानी की सौंधी मिट्टी में जम चुकी थी। पर अपनी कमसूरती का एहसास करके उसने अपने जज्बात अपने दिल में ही घोट लिए थे। ज़बां पर ताला लगा लिया था, पर उसकी मोहब्बत की आँच धीमे धीमे उसके दिल को तपाकर कुंदन बनाती रही। काश अपनी मोहब्बत वह गगन पर जाहिर कर सकती। उसे जो कुछ भी मिला है उसी में वह खुश रहने की कोशिश करती। जिंदगी कब दिल और जज्बात देखती है, वह तो अपनी रफ्तार से गुजरती है। गगन ऑफिस से आते, कुछ देर अपनी माँ के पास बैठते, कुछ वक्त पूर्वी के साथ बिताते, कुछ आम सवाल कविता से पूछते, उसकी हर ज़रूरत वह ख्वाहिश का ख्याल रखते। पर मोहब्बत के मामले में वह बेहिस पत्थर बने रहे। कविता ने भी हालात से समझौता कर लिया। उसने जानते बूझते सौदा किया, फिर गिला कैसा।
कविता की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। डॉक्टर को दिखाने पर खुशखबरी मिली कि वह माँ बनने वाली है। उसकी सास बेहद खुश हुई। उसी वक्त मिठाई मंगवाई। उसके मम्मी पापा भी आए। अच्छा खासा खुशी का माहौल बन गया। बस गगन जरा चुप चुप सा था। रात को कविता ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको बच्चे की खबर से खुशी नहीं हुई? वह बोला, खुशी ना खुशी का क्या सवाल, अभी शादी को 6 महीने हुए, ज़रा जल्दी नहीं हो गया? पर तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि इस बच्चे की देखभाल में पूर्वी को ना भूल जाओ। कविता का दिल कटकर रह गया। आंसू बहाने का कोई मतलब न था। उसे अपने व्यवहार से साबित करना था कि वह सगी माँ से बढ़कर है। बेटे के जन्म से घर में एक रौनक सी आ गई। उसकी सास तो फूले ना समाती। पूर्वी को भी भाई को देखकर बहुत खुशी हुई, पर कविता के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। पूर्वी का पूरा ख्याल रखते हुए बेटे कविश को संभालना था। पूर्वी माँ के मरने के बाद से थोड़ी ज़िद्दी व चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे बड़ी होशियारी और प्यार से नॉर्मल करना था। कहीं उसके दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि माँ भाई को ज़्यादा चाहती है। शायद नन्हा कविश माँ की मजबूरी जान गया था। वह थोड़े में ही सब्र करने लगा। उसका ज़्यादा वक्त दादी के पास रखे झूले में ही गुजरता। उस दिन कविता पूर्वी को एक नया खिलौना चलाना सिखा रही थी कि कविश के रोने की आवाज़ आई। पहले तो वह बैठी रही, पर रोना बढ़ गया तो वह उठकर कविश को देखने चली गई। गगन बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अभी कविता को बच्चे को संभालते 10 मिनट ही हुए थे कि पूर्वी के चीख चीख कर रोने की आवाज़ आई। वह घबराकर उसके पास पहुंची। पूर्वी ने खिलौने का स्प्रिंग मुंह के पास रखकर खींच दिया था। होठ पर जरा सी चोट लग गई थी। गगन ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में ही कविता ने पूर्वी को चुप करा लिया। उसके फूले होठ पर शहद लगा दिया, पर गगन की शिकायतें 1 घंटा चलती रहीं। तुम पूर्वी को छोड़कर कैसे चली गईं? उसके हाथ से खिलौना लेकर जाना था। बेटे का रोना सुनते ही एकदम बेचैन हो जाती हो। अगर ज़्यादा जोर से लग जाता तो सच है, अपना अपना ही होता है। वह सब खामोशी से सुनती रही, लेकिन सास ने गगन को डांटा। इतनी चाहने वाली माँ पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। वह अपने बच्चे से ज़्यादा पूर्वी का ख्याल रखती है, पर तुम्हारे दिमाग में जो वहम पल रहे हैं वे कभी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे, समझे? कविता अब और सावधान हो गई। घर के कामकाज के साथ 2 छोटे बच्चों को संभालना। वह फिरकने की तरह फिरती, खाना भी खुद पकाती, क्योंकि गगन को मेड के हाथ का खाना पसंद न था। वह हर मुमकिन कोशिश करती कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि गगन को लगे कि बेटी की उपेक्षा हो रही है। कविश भी गगन का खून था, पर उसके दिल में जो चाहत पूर्वी के लिए थी, कविश से वैसी मोहब्बत न थी। कविश की हर ज़रूरत पूरी की जाती, बहुत ख्याल रखा जाता। वह हर चीज़ का हकदार था, पर पूर्वी सी चाहत का नहीं। हाँ, सास पूर्वी की तरह कविश पर भी जी जान से नछावर थीं। कविता का जब जी भर आता, माँ बाप के पास चली जाती। वहाँ दोनों को बेपनाह मोहब्बत मिलती। उम्र इसी तरह सरक रही थी। दिन रात का पहिया घूमता रहा। कविता हद से ज़्यादा पूर्वी का ख्याल रखती। इस चक्कर में कविश अपेक्षित भी हो जाता, पर वह भी शायद बाप का मिजाज और माँ की मजबूरी समझ गया था। कभी कोई शिकायत ना करता। कविश भी स्कूल जाता। दोनों के स्कूल अलग अलग थे, पर टाइम एक ही था। सुबह के वक्त दोनों को तैयार करना, लंच बॉक्स साथ देना, एक हड़बड़ी सी मच जाती। उस दिन भी वह इन्हीं कामों में लगी थी कि कविता का भाई आकाश उससे मिलने आया। वह वापस पुणे जा रहा था। वह कई दिनों से अपनी मम्मी के पास भी न जा सकी थी। बच्चों को नाश्ता देकर वह वहीं बैठकर बातें करने लगी। उस वक्त कविश दूध का ग्लास उठा रहा था कि वह उसके हाथ से फिसल गया। पूर्वी के हाथ पर कुछ छींटे पड़े। हालांकि दूध ज़्यादा गर्म न था, पर गगन फिर शुरू हो गए। पूर्वी कहती रही कि कुछ खास नहीं जला, पर वह उस पर जरा भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक लंबे भाषण और इल्ज़ाम के बाद हंगामा शांत हुआ। गगन के जाने के बाद
आकाश ने बहन को समझाया। गगन जी को लगता है कि पूर्वी उनकी महबूबा अनुषा की निशानी है। तुम उससे ज़रा भी ज़्यादती ना करो। तुम तो उसे बहुत प्यार करती हो, पर उन्हें लगता है कि तुम्हारा ध्यान कविश में है, इसलिए ऐसी घटनाएं घटती हैं। मुझे लगता है कि समस्या कविश की वजह से ही उठती है। मेरी जॉब पुणे में है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। मैं नए सेशन में उसका एडमिशन करा देता हूँ, पढ़ाई भी अच्छी होगी। कविश यहाँ एक कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बढ़ गया तो वह बाप व बहन से नफरत करने लग जाएगा। बेहतर है आप उसे पुणे भेज दो। मैं उसकी पूरी देखरेख करूँगा और औरंगाबाद से पुणे ज़्यादा दूर भी नहीं है। कविता को उसकी बात समझ में आ गई। उसने रजामंदी दे दी। वह धीरे धीरे कविश को दिमागी तौर पर तैयार करने लगी। उसने ये बात गगन और सास से कही। सास तुरंत विरोध करने लगी। गगन ने कहा, जैसा ठीक समझो वह करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसने समझा बुझाकर सास व पूर्वी को भी राजी कर लिया। नए सेशन में कविश आकाश के साथ पुणे चला गया। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। कविता के दिल का एक कोना एकदम वीरान हो गया। 8 साल का मासूम बच्चा माँ से जुदा हो गया। यह एक माँ की कड़ी परीक्षा थी। शादी को खुशहाल बनाने की उसे यह कीमत चुकानी पड़ी। हालात पहले से बेहतर हो गए। गगन का बेवजह का गुस्सा खत्म हो गया। अब कविता पूरी तरह से पूर्वी की परवरिश में लग गई। पूर्वी बड़ी हो रही थी, उस पर ज़्यादा ध्यान देना भी ज़रूरी था। कविश छुट्टियों में आता रहता। उसका दिल हॉस्टल में लग गया था, पर माँ की, घर की कमी तो महसूस होती ही थी। जिंदगी गुजरती रही। सास कुछ दिन बीमार रहीं, फिर चल बसी। कविता को लगा उसके सिर से मोहब्बत का साया हट गया। उन्होंने उसे हमेशा माँ से बढ़कर प्यार दिया था। वे उसके दुख को खूब समझती थीं। कविश नाना नानी के पास रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने लगा। उस दिन गगन बहुत खुशी खुशी घर आया और बताया कि उनका दोस्त जो अमेरिका में था अब यहाँ आकर सेट हो गया है। तरुण ने अपना बिजनेस शुरू किया है। उसका बेटा पीयूष एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। उनका घर मुंबई में है, वहीं सब साथ रह रहे हैं। पीयूष बहुत स्मार्ट और समझदार है। तरुण ने उसका रिश्ता पूर्वी के लिए दिया है। यह फोटो भी भेजा है। तुम फोटो दिखाकर पूर्वी से उसकी मर्जी मालूम कर लो ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। कविता की पूर्वी से बात करने की नौबत ही नहीं आई। उसके पहले पूर्वी की सहेली रूमी के मम्मी पापा अपने डॉक्टर बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। रूमी के पापा शहर के माने हुए सर्जन थे। उनका खुद का अस्पताल था। उनका बेटा ऋषि भी उन्हीं के साथ था। काफ़ी अच्छा खानदान था। दूसरा बेटा भी मेडिकल में था। एक बेटी रूमी थी जो पूर्वी के साथ थी। ऋषि देखने में काफ़ी स्मार्ट और मिलनसार था। सभी को खूब पसंद आया। कविश तो ऋषि के ही पक्ष में था क्योंकि वह खुद भी मेडिकल में था। गगन खामोश हो गया। दोनों रिश्ते अच्छे थे, पर गगन का इरादा अपने दोस्त के बेटे पीयूष के लिए था। कविता ने सोचकर जवाब देने को कह दिया। रात को पूर्वी कविता के पास आई और उसने साफ साफ कह दिया कि वह ऋषि को पसंद करती है। उससे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ऋषि के रिश्ते को मंजूरी दे दी जाए। अब कविता की समझ में आया, इसी वजह से उसने पीयूष को नहीं कह दिया था। रूमी उसकी दोस्त है, उसकी ऋषि से मुलाकात हुई होगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे, पर यह बात वह गगन को बताकर बेटी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। उसने और कविश ने ऋषि के खानदान, उसके रखरखाव की इतनी तारीफ की कि आधे अधूरे मन से गगन को ऋषि के रिश्ते के लिए हाँ कहना पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गगन खूब धूमधाम से शादी करना चाहता था। कविता ने भी कपड़े, जेवर सभी कुछ बहुत कीमती व अच्छा चुना ताकि अब उस पर कोई इल्ज़ाम न आए। गगन सब देखकर खुश तो बहुत हुआ, पर मुंह से तारीफ न की, लेकिन इतना ज़रूर कहा, मैं तो तरुण को बेटी देना चाहता था। खूब रईस खानदान था। मेरी बेटी ऐश करती। सबसे बड़ी बात इकलौता बेटा था, सब कुछ पूर्वी का ही होता। पर अपनी अपनी सोच है। ठीक है, ऋषि डॉक्टर है, इसलिए उसे बेटी दे दी। आज भी तुम उसे अपनी बेटी न समझ सकी। इतने दौलतमंद घराने को छोड़कर डॉक्टर के यहाँ बेटी ब्याह दी। कविता को लगा उसे किसी ने शोलों में धकेल दिया हो। सारी उम्र की मेहनत व कुर्बानी सब बेकार गई। उसने बेबस आंखों से गगन को देखा और सिर झुका लिया। कुछ कहकर वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। कविश भी वहीं था। वह गुस्से से होठ काटने लगा।
पर माँ का ख्याल करके चुप रहा। आज तक कविता अनुषा की जगह न ले सकी थी। मौत के 17-18 साल बाद भी अनुषा उसके दिल पर राज कर रही थी। शादी खूब अच्छे से हो गई। सभी रिश्तेदार किसी की ज़बान पर एक ही बात थी, माँ हो तो कविता जैसी। इतनी तारीफें भी कविता के होठों पर हंसी न ला सकी। एक रोबोट की तरह वह सारे काम निपटाती रही, मुस्कुराकर लोगों से मिलती रही। विदाई से पहले उसे पूर्वी के पास बैठने का वक्त मिला। जैसे ही वह माँ के गले लगी, बिलक बिलक कर रो पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर पूर्वी कहने लगी, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरे लिए जो किया वह सगी माँ भी नहीं कर सकती। आपने मेरे लिए कितने उल्हाने, कितने ताने, कितनी बातें सही। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी एक अभिशाप बन गई। सिर्फ मेरी वजह से आपने कविश को हॉस्टल भेज दिया, अपनी ममता का गला घोट दिया। मम्मी मैं किस किस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगूं? मेरी ऋषि से शादी पर भी कैसे कैसे इल्ज़ाम पापा ने आप पर लगाए। आप तो पापा की मर्ज़ी के अनुसार पीयूष से ही मेरी शादी करने पर राज़ी थीं, पर मेरे कहने पर, मेरी पसंद पर आपको अपनी राय बदलनी पड़ी और मेरा दिल रखने के लिए आपने ऋषि का नाम लिया। पापा आपसे नाराज़ भी हुए, पर मेरी खातिर आप अपनी बात पर अड़ी रहीं। मम्मी मैं कैसे इतने एहसान उतार पाऊंगी? आपने सगी माँ से बढ़कर मेरे लिए किया है। आप उन औरतों के मुंह पर तमाचा हैं जो कहती हैं कि सौतेली माँ कभी अपनी नहीं हो सकती। एक बार फिर वह सिसक उठी। कविता उसे चुप कराने लगी। गगन जो बेटी से मिलने कमरे में आ रहा था, बेटी की आवाज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो सुनकर बाहर ही रुक गया। बेटी के मुंह से हकीकत और माँ की तारीफ सुनकर जैसे वे शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसने कविता के साथ क्या क्या न जुल्म किए, कितना अपमान किया, कैसे कैसे इल्ज़ाम न लगाए, पर वह खामोश सब सुनती रही, सहती रही। गगन बेटी के मुंह से ऋषि के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसके लिए भी उसने कविता को दोष दिया था। सच में कविता ने गगन और पूर्वी के लिए अपनी परवाह न की। घर का माहौल न बिगड़े, उसने मासूम बच्चे को हॉस्टल भेज दिया। कैसी अंधी मोहब्बत थी गगन की अनुषा और पूर्वी के लिए कि वह जीती जागती चाहने वाली बीवी की मोहब्बत पैरों तले रौंदता रहा और मरी हुई बीवी का दम भरता रहा। आज उसे एहसास हो रहा था कविता उसके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अच्छी तरह उसने उसकी गृहस्थी चलाई। दिल में कविता की मोहब्बत तो सिर उभार रही थी, चाहत तो कब से पनप रही थी, पर वह मानने को राजी न था। अपनी गलती, अपने जुल्म, अपनी लापरवाही पर उसे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उसने इरादा कर लिया कि वह जल्दी ही कविता से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेगा। उसे उसका सही मुकाम व इज्जत देगा। जो तकलीफ़ें उसने उठाई हैं उतने ही सुख उसे देगा। विदाई के बाद घर में बेहद सन्नाटा हो गया। एक अजीब सी उदासी पसर गई। आकाश और उसकी फैमिली दूसरे दिन जाने वाले थे। कविता घर समेट रही थी, पता नहीं कब सोई। दूसरे दिन सुबह गगन की आंख देर से खुली। नाश्ते की टेबल पर सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। नाश्ता करके सब बातें करते। आकाश वगैरह अपनी तैयारी करने के लिए उठ गए। गगन उठकर अपने कमरे में आया। कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा महकता हुआ मिला। उसका दिल खुश हो गया। उसे याद आया कविता कितनी ही थकी हुई हो, कितनी ही देर से सोई हो, पर सवेरे कमरा इसी तरह चमकता दमकता मिलता था। उसने सोचा कि आज वह कविता का खूब शुक्रिया अदा करेगा, तारीफ करके उसका जी खुश कर देगा। तभी कविता सूटकेस खींचती स्टोर से बाहर निकली और गगन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में निश्चय की चमक और विश्वास था। उसने धीरे धीरे बात कहना शुरू किया। गगन, आज आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है। आपने शादी की पहली रात ही मुझे बता दिया था कि आप सिर्फ पूर्वी के लिए मुझे ब्याह कर लाए हैं। उसके बाद भी कभी आपने मुझे पूर्वी की माँ नहीं समझा। शक और वहम आपको भरमाते रहे। आपने कभी भी मुझे बीवी की इज्जत और मोहब्बत नहीं दी। अब आपकी बेटी इस घर से विदा हो गई है। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आपको और आपके घर को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ। इतने अरसे तक मैंने अपने बेटे को खुद से दूर रखा, उसे माँ की मोहब्बत से वंचित रखा। अब मैं उसके पास रहकर उसका पूरा हक अदा करूँगी।
मेरा उसके प्रति भी कोई फ़र्ज़ है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसके हिस्से की मोहब्बत उसे दूंगी। आप मुझे इजाज़त दी। गगन को लगा जैसे किसी ने उसके पाँवों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वह अब कविता के बिना ज़िंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता था। वह जल्दी से बोल उठा, कविता, मेरी बात सुनो। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, पर मुझे इस तरह छोड़कर न जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कविता ने अटल लहजे में जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है गगन। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आपने मेरा साथ न दिया। अब मुझे आदत हो चुकी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कविश के पास रहूँगी। मैं जा रही हूँ। अब आप मुझे कोई भी दलील देकर रोक नहीं सकते। यह कहकर सूटकेस लेकर वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकाश, कविश सभी तैयार खड़े थे। वह उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गई। गगन देखता रह गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।